कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते भी हैं कि आजकल हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो काफ़ी समस्या से गुज़र रही है। और दूसरा, काफ़ी सारे चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी जो समय पर नहीं आई और पेंशनर्स को पेंशन भी समय पर नहीं मिली। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें भी निकलना शुरू हो गई है कि क्या भारत में, हिमाचल प्रदेश में क्या प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या सरकार के ऊपर, या मैं ये कहूँ कि राज्य सरकार के ऊपर जब बहुत सारा कर्ज बढ़ता है तो क्या वो एक कंडीशन है राष्ट्रपति शासन को लगाने की, प्रेसिडेंट रूल को लगाने की। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको आज इस सेशन बताने जा रहा हूँ। आज का सेशन आपको किसी पढ़ाने के मकसद से नहीं है, आपको जागरूक करने के लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ। क्योंकि आसपास में जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ समय में हमारे हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन जो है लग जाएगा। तो आज मैं आपके सारे के सारे जो आपके अंदर प्रश्न है राष्ट्रपति शासन को लेकर के, उन्हें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आपका काम है सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो होता क्या है, किन आधारों के ऊपर ये किसी राज्य पर लगता है। ठीक है फ्रेंड, और इसके लगने के बाद पावर किसके हाथ में होती है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सेशन की शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने। चलिए सेशन की शुरू करते हैं। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, यानी 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती है। 352 नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, उसके पश्चात 356 प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन जिसे कहा जाता है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों आपातकाल में से सिर्फ एक ही आपातकाल के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट रूल है। और आइए सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में ये जवाब ज़रूर देके जाना है कि हमारे जो इमरजेंसीज हैं, आपातकाल हैं, ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर आते हैं। ये आपके लिए काम है, ये आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 356 आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार किसी राज्य के ऊपर ये कब लगाया जाता है, इसका बेस क्या है, किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये तय करेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो उसके बेसिस को आज हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे की सभी बातों को मैं आगे करके आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि हम 356 पर छलांग मारे, सबसे पहले 355 के ऊपर देखें यदि हम, तो हमारे देश के संविधान के अंदर अनुच्छेद 355 केंद्र को यह कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी जिस प्रकार संविधान में लिखा गया है उसी आधार पर राज्य सरकारें क्या करेगी, काम करेंगी, अपनी मनमानी नहीं कर सकती हैं। जो जिसको जो पावर है उस आधार पे करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आधार पर ही उसे आगे बढ़ना होगा। अगर वो इसे वायलेट करेगा तभी लगेगा ना। तो आगे देखो, उसके पश्चात 356 के अंतर्गत यदि मैं आपको बताऊं, अगर किसी राज्य में संविधान तंत्र का विफल हो जाना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि पूरी तरीके से फेल हो जाए, ठीक है, संविधान का जो लिखे गए उपबंध है उन्हें वायलेट कर दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हैं, सरकार नहीं चल रही है, अपने हिसाब से निर्णय ले रही है और संविधान की में कही गई बातों का उल्लंघन कर रही है, उस समय पर 356 आर्टिकल राष्ट्रपति को यह ताकत देता है कि आप जो है पूरी की पूरी राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लगा पता आपको कि कब ये लगेगा, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसे सामान्य तौर पर राष्ट्रपति शासन कहेंगे, राज्य आपात कहेंगे, या संवैधानिक आपातकाल भी इसे कहा जाता है।
आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संवैधानिक आपातकाल किसे कहते हैं या किस आर्टिकल में आता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है 2 आधारों के ऊपर घोषित किया जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने 356 में आपको बता दिया, पीछे जो अभी हमने डिस्कस किया, एक 365 है, एक 356 है और दूसरा 365 है। फिर से थोड़ा सा और क्लियरिटी के आधार पर यदि हम इन्हें समझें तो 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन वो हर कभी राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि भाई आज उसका दिल क्या उठ करके कुछ परिस्थितियां खराब देखी राज्य में और उठ करके क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन तभी लगाता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रारूपों के अनुसार अनुसरण नहीं करते, उनके आधारों पे नहीं चलती है। ठीक है, राष्ट्रपति अब कैसे करेगा, खुद ही लगाएगा या कोई कहेगा। यहाँ पे कंडीशन है, राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर कहेगा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए या लगाएगा, या तो फिर राज्यपाल के कहे बिना भी लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। ये ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल कहेगा कि भाई स्थिति खराब हो रही है आप लगाइए, ऐसा नहीं है। उसके कहने पर भी लगा देगा या उसके कहे बिना भी लगा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई ना। 356 आपको समझा दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति ये पैदा होती है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और उसे उस राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है और फेल हो गया उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो तब भी राष्ट्रपति क्या कर लेता है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर लगा देता है। ठीक है फ्रेंड, 2 स्थितियां। पहली स्थिति क्या है, जब संवैधानिक में दिए गए प्रारूपों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार जब सरकार कार्य ना करे तब लगता है। और 365 में क्या कहा गया है, जब सेंटर गवर्नमेंट कोई निर्देश दे रहा है उसको नहीं सुन रहा है, उसको अस्वीकार कर रहा है, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे लगा कि वित्तीय आपातकाल या पैसे की कमी हो जा रही है तो लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि क्या है। ठीक है, संसद से कितने समय पारित होना चाहिए और कितने समय तक आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखेंगे। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की जैसी घोषणा होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर इसे दोनों सदनों से अनुमोदन, अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज घोषणा होती है तो इसके 2 मंथ के अंदर अंदर सदन के दोनों सदनों से इसे अनुमोदन मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन है, यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 महीने के अंदर अंदर घोषणा पत्र को स्वीकृत किए बिना ही विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, ठीक है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक बना रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि राज्यसभा से उसको स्वीकृति मिली हुई होनी चाहिए उस समय के अंदर। कैसे आपको समझ में, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज की डेट में राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, और हमने कहा कि 2 महीने के अंदर ये दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। ये तो हमें पता है, राज्यसभा कंटिन्यूस चलता रहेगा, वहाँ से मान लो पारित हो गया। लेकिन अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो फिर क्या करें, तो वहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि जब भी लोकसभा पहली बैठक में आएगी तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इसे क्या करना होता है, पास करना होता है, स्वीकृति मिलनी चाहिए लोकसभा की। ऑलरेडी राज्यसभा से तो मिल चुकी है, तो तब ये क्या किया जाएगा, आगे कंटिन्यू करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। राज्यसभा तो विघटित नहीं होती है। ठीक है, ये उस स्थिति में कहा गया है कि जब लोकसभा विघटित हो चुकी है या होने वाली है और ये उन्होंने इसे क्या किया, स्वीकृति नहीं दी, ये वो कंडीशन लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि दोनों सदनों से इसे स्वीकृति मिल गई, भाई दोनों ने कहा कि भाई हाँ ठीक है लगना चाहिए, तो ये 6 महीने तक चलता रहेगा। कितने महीने तक, 6 महीने तक ये चलता रहेगा। और मैक्सिमम ये कितने साल तक रहेगा, 3 साल की अवधि तक ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे 6 महीने के अंतराल में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हर 6 महीने में इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए दोनों सदनों से,
तब जा कर के ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर स्वीकृति नहीं मिलेगी तो फिर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहे इस बात का, है ना। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना ही विघटित हो जाती है, वही बात आ गई, मंजूर किए बिना ही अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तब उसमें क्या है, वही बात, पहली बैठक जैसे ही होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इसे मंजूरी देना एक आवश्यक हो जाता है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम 42 संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1976 में आया था, तो सबसे पहले ये 6 महीने था, उसने 1976 में इसे 1 साल का कर दिया। यानी पहले जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसमें कितना समय डाल दिया कि 1 साल तक लगेगा। लेकिन उसके पश्चात 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार जो कि 1978 में होता है, उसने दोबारा से 1 साल जो बढ़ाया हुआ था उसे कम करके कितना कर दिया, 6 महीने कर दिया। नहीं तो दोनों सदनों के पारित होने पर ये कितने साल तक लगा रहता, 1 साल तक। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में फिर से इसे 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया। सवाल आपको पता है कहाँ से क्या बनेगा, मैं सवालों को लेकर के इस सेशन को नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं सवाल यहीं से बनेंगे। उसके बाद 1987 की बात है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो है 68th अमेंडमेंट 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत 5 साल तक जारी रहा था। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1987 में 68वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत 5 साल तक ये जारी रहा था उस समय। ठीक है, आइए देखते हैं। हालांकि यदि 6 महीने की अवधि के बाद, ये फिर वही बात दोबारा से आ गई, ठीक है, पास होना चाहिए, अगर विघटित हो गई है, विघटित होने की संभावना है, वही 30 दिनों के अंदर ये क्या होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। उसके पश्चात राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। यानी सिंपल मेजॉरिटी से इसे पारित करना है, इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी का कोई इतना प्रावधान नहीं दिया गया है, सिंपल मेजॉरिटी से आप इसको कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की जो शक्ति थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक और प्रावधान जोड़ा। ठीक है भाई, 1 साल तो पूरा हो गया, क्या फिर से लगाया जाएगा या क्या किया जाएगा? ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें यह प्रावधान फिर इन्होंने जोड़ा कि 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए केवल तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि 2 स्थितियां पूरी ना हो, या 2 स्थितियां होनी चाहिए तभी इसको 6 महीने आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा आप इसे 6 महीने 1 साल के बाद नहीं बढ़ा सकते। अब वो कौन सी 2 परिस्थितियां हैं, कौन सी वो 2 परिस्थितियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है, ध्यान देंगे सभी। यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो या नेशनल इमरजेंसी लगी हो कहीं पे पूरे इंडिया में किसी, या फिर उस राज्य में या किसी भाग पर, तो तब भी ये जारी रहेगा। एक तो ये कंडीशन बता दी। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, एंड जो विधानसभा है उसके चुनाव जो है प्रॉपर्ली नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं कुछ स्थितियों में, या कुछ स्थिति वहाँ की इस प्रकार की बन गई है कि हमें राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से आप खोल सकें, आपको वहाँ की स्थितियों को भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता, दोनों स्थितियाँ आपके सामने हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन को खत्म करने के लिए क्या इसे किसी संसद की अनुमति चाहिए? नहीं, संसद की अनुमति से नहीं चाहिए। यदि इसे खत्म करना है, लगाने के लिए दोनों की अनुमति चाहिए, अनुमोदन चाहिए, लेकिन खत्म करने के लिए ऐसी कोई भी आवश्यकता इसे नहीं है कि इसे संसद से पूछना पड़े, कि दोनों सदनों से पूछना पड़े। आगे फिर राष्ट्रपति शासन के परिणाम, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस समय
राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां भी मिल जाती हैं जो उसे पहले प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा जो पावर अब किसके हाथ में आ चुका है, राष्ट्रपति के हाथ में आ चुका है। अगर राष्ट्रपति के हाथ में सारा का सारा शासन आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शक्तियां भी उनके हाथों में आ गई हैं। अब वो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो उनके हाथों में आ गई है, उसमें सबसे पहली शक्ति क्या है, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकता है या लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं, टोटल पावर किसके हाथ में आ गई है, राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। दूसरा, वह ये घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी राज्य विधायिका के पास जो कानून बनाने की शक्तियां थी राज्य के लिए, वो सब छिन जाती हैं और किसके हाथ में आ जाती हैं, संसद के। लेकिन कब, जब राष्ट्रपति ये घोषणा करे कि संसद के पास अब राज्य विधायिका की सारी शक्तियां जो है दी जाती है। ठीक है। तीसरा, वह ये सभी कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय, किसी भी संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। कोई भी बॉडी राज्य में यदि काम कर रही है तो उन्हें भी ये कुछ उस समय के लिए क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, उसके जो कार्य है उसे रोक सकता है। ये राष्ट्रपति के पावर्स के अंदर आता है। ठीक है। उसके पश्चात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी भंग कर लेता है। आप लगा पता, यानी जो मंत्रिपरिषद थी, मुख्यमंत्री के अंदर जो उनकी मंत्रिपरिषद थी, उनके जो मंत्री थे, उन सभी सरकार को, उन सभी व्यक्तियों को या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को ही क्या कर देता है, भंग कर देता है। ये ताकत किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कब आएगी, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब आएगी। अतः राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए हुए राज्य सचिव की सहायता ले सकता है राज्य को चलाने में, या फिर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, सलाहकार को नियुक्त करेगा, उसकी सहायता लेगा कौन, राज्यपाल। लेकिन होगा कब, जब राष्ट्रपति चाहेगा कि राज्यपाल जो है उनके द्वारा तय किए गए किसी व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, राज्य सचिव हो सकता है या फिर कोई सलाहकार व्यक्ति हो सकता है जो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा, उसके आधार पर राज्यपाल क्या करेगा, आगे की स्थितियों को देखेगा और शासन को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये जो घोषणा हो रही है इतने प्रकार की, क्योंकि सारी की सारी घोषणाओं का जो केंद्र है वो राष्ट्रपति है, इसीलिए 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं सिंपल भाषा में यदि आपको ये कहूँ, सारी की सारी मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, राज्य विधायिका की शक्तियाँ पूर्ण रूप से किसके हाथ में आ जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सिंपल आप इसे साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद जो विधेयक हैं, राज्य के जो विधेयक हैं, जो बिल्स हैं, जो बजट हैं, उसे कौन पास करेगा। ठीक है, उसे कौन पास करेगा। अब ध्यान रहे, क्योंकि संसद ने क्या कर लिया है, संसद ने राज्य विधायिका के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया है। तो अब जितने भी उस राज्य के विधेयक होंगे, बिल्स होंगे, बजट होंगे, वो सभी किसके हाथ में आ जाएंगे, संसद उसे क्या कर सकता है, पास कर सकता है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो प्रणाली थी वो सारी की सारी किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। अब कोई भी किसी के पास तो पावर रही नहीं, राज्य विधायिका के हाथ में पावर नहीं रही, तो फिर पावर किसके हाथ में चलेगी, संसद के हाथ में हो गई। तो जितने बजट है या बिल्स हैं उन्हें पास करने की शक्ति किसके हाथ में आ गई, संसद के हाथ में आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चर्चाएं की गई है। ठीक है, ये आप जान सकते हैं या नहीं भी जान सकते, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा नट शेल में, थोड़ा शॉर्ट में आपको इन चीज़ों को बताता हूँ। जब कोई राज्य विधानसभा निलंबित हो गई है या विघटित हो गई है, उस स्थिति में क्या होगा, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति
राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा उल्लेखित व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, संसद देगा, भाई ध्यान रखना ना, राष्ट्रपति उसके द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया हो उसके हाथ में दे सकता है विधि बनाने की शक्ति को। ठीक है, संसद या किसी प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी प्राधिकारी के लिए या अधिकारियों के लिए उनके ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता समझता है तो उसे भी उस समय क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसे बना सकते हैं उस समय। ठीक है, तीसरा, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग का प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो राज्य की जो संचित निधि है, ट्रेजरी है, जो पैसा है, कोष है, उसका प्रयोग भी वहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, जब संसद या संसद का स्त्रावसन हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए ऑर्डिनेंस, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये भी एक शक्ति है इनके पास। उसके पश्चात राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट रूल के टाइम क्या कर दिया है, कोई एक कानून बना दिया, प्राधिकारियों के लिए क्या किया, कोई एक कानून बना लिया, तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही खत्म हो, क्या वो कानून भी खत्म हो जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन के खत्म हो जाने के पश्चात भी वो जो कानून बनाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछ करके या उन दोनों के द्वारा मिल करके, इसमें विचार विमर्श होता है, अपने हिसाब से नहीं किया जा सकता, तो वो जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति के पश्चात अप्रभावी नहीं है वो, यानी प्रभावी रहता है, एक्टिव रहता है, ख़त्म नहीं हो जाता भाई वो। लेकिन ध्यान रहे, राज्य विधायिका द्वारा इसे क्या किया जाता है, परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करना हो या कुछ इसमें चेंजेस लाने तो कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते उस कानून को। ठीक है, आइए यहाँ ध्यान देना इस बात पर, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या है, क्या राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा? नहीं, इस बात को ध्यान रहे, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियाँ को प्राप्त उस समय नहीं कर सकता। हाई कोर्ट्स की पावर हाई कोर्ट्स के पास ही रहेगी। ठीक है, वो राष्ट्रपति जो है केवल संविधान के अंदर जो प्रावधान है, शक्तियां हैं, केवल उनको क्या कर सकता है, उस राज्य की विधायिका और मंत्रिमंडल से क्या कर सकता है, उन्हें निलंबित कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन आप अगर ये सोचें कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का भी प्रयोग कर देगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी राष्ट्रपति शासन की अवधि में उच्च न्यायालय की जो स्थिति होती है, शक्तियाँ होती है, वो सभी क्या रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अब ये देख लेते हैं कितनी बार लगाए, तो अनुच्छेद 356 जो है 1950 से आज तक 100 से भी अधिक बार लग चुका है। यानी आपको पता लग गया ना, 100 से भी ज़्यादा बार ये क्या हो चुका है, हमारे देश में विभिन्न राज्यों में ये लग चुका है। यानी अगर औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो लगभग हर साल ये 2 बार लगा हुआ है, ये औसत निकालिए ना। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से या व्यक्तिगत कारणों से भी किया गया है। अब यहाँ पर यही तो बात है, कुछ हमारे संविधान के जो गहरे रूप से जानते हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है इसे अपनी मनमानी भी कर सकता है। भाई मन किया किसी के ऊपर, कोई वहाँ पे मुख्यमंत्री है वो उसे पसंद नहीं है, तो चलो भाई राष्ट्रपति शासन का, ऐसा भी तो कर सकता है। ऐसा हुआ है, पुरानी सरकारों के जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं उन्होंने ऐसा किया है। मुख्यमंत्री तो नहीं किया, सॉरी, जो राष्ट्रपति के पद पर थे उन्होंने इसका क्या किया है,
व्यक्तिगत प्रयोग किया है, राजनीतिक तौर पर अपने मनमाने तौर पर इसका यूज़ किया है, तो फिर अब रोकना तो पड़ेगा कि व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए इसे नहीं बनाया गया था। इसका प्रयोग तब बनाया गया था जब इसकी हमें सच में आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं इसका प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया है। इसलिए आर्टिकल 356 एक विवाद का विषय है और एक आलोचनात्मक प्रावधान बन चुका है। इसकी काफ़ी आलोचना होती है। फिर अब ये याद रखेंगे, सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब के ऊपर किया गया था। अब तक लगभग सभी राज्यों में एक या दो अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। जो आपके 7 सिस्टर्स जो आपके राज्य है ना, उन पर काफ़ी ज़्यादा ये लगाया जाता है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय के एरिया पर इसे काफ़ी बार लगाया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1977 में जब आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में हार गई और जनता पार्टी जो है सत्तारूढ़ हो गई। सत्ता में कौन आ गई? जनता पार्टी आ गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, यानी व्यक्तिगत तौर पर अपनी मंशा को, अपने दिली इच्छा को पूरा करने के लिए या किसी से खुंदक है उस आधार पर इसको लगा दिया। जो 9 राज्य थे उस पर क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इन 9 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी था। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1977 में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। 1980 में यदि हम बात करें, जब कांग्रेस पार्टी आई जीत करके, तो उसने भी क्या कर दिया? 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। देखो, देख रहे हो ना आप, यानी अब ये मनमानी कर रहे थे। फिर 1992 में जब बीजेपी आई तो उसने फिर से क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लगा लिया। तो आप देख रहे हैं ना, यानी 1977 में हिमाचल प्रदेश में भी लगा था और 1992 में भी हिमाचल प्रदेश में लगा था। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बार लगा? आज तक 2 बार। ठीक है, अब ध्यान से आप देख सकते हैं बोमाई केस 1994। अब देखो इस केस से क्या परिवर्तन आता है। बोमाई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। क्योंकि 1992 बीजेपी ने जब ये लगाया था तो किस आधार पर लगाया था? धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे, उस आधार पर लगाया गया था। तो भाई हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो कहा गया है कि धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव या कुछ ऐसा तो आप कर नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो बोमाई केस ने इसे सामने लाया। उसके बाद उसने ये कहा, बोमाई केस के तहत ये बातें भी सामने निकल के आई कि 1988 में नागालैंड में, 1990 में कर्नाटक में, 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जो एक वर्ड है इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था और राष्ट्रपति शासन लगा लिया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि धर्म की अवधारणा के ऊपर आप कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। तो B.R. अम्बेडकर ने इस प्रावधान की जब आलोचना होने लगी सभी के बीच में, तो उन्होंने आशा व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि 356 जो है ये एक ऐसी शक्ति है, उग्र शक्ति है, जो समय आने पर, इसके उचित समय पर इसका यूज़ होना अनिवार्य है। ये सबसे लास्ट में लगाई जाने वाली शक्ति है। ये नहीं कि शुरू में कुछ गड़बड़ दिखी और वहीं पे लगा दिया। यानी एक ये मृत पत्र की भांति है। मृत पत्र का अर्थ हुआ भाई सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई अब सॉल्व करने के लिए, तब लगाना था इसे। इसका प्रयोग हर कभी के लिए नहीं किया गया है, ब्रह्मास्त्र के तौर पर सबसे अंत में करने के लिए कहा गया है। इस शक्ति का प्रयोग आपको तब करना है, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को, प्रावधान को डाला गया तो कुछ सोच समझ के डाला गया है। आलोचक तो सही बात कर रहे हैं, आलोचक जो है सही आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन आलोचकों का जवाब भी तो देना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से आप देख लें तो, लेकिन इन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि इसका मनमानी तौर पर भी इस्तेमाल किया और ये एक घातक हथियार भी सिद्ध हुआ है कुछ राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि संघीय ढांचा हमें स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य पर क्या करेंगी, नियंत्रण करेगी और अपने हिसाब से राज्य सरकार को चलाएंगी। यूँ राज्य सरकार से शक्ति छीनना भी असंवैधानिक है। ठीक है, हम राज्य की शक्तियों को उनसे नहीं छीन सकते भाई। इस संदर्भ में एच.वी. कामत एक पूर्व जो है इस विषय में काफ़ी निपुण है, संविधान के विषय में। उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर तो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका जो ये अनुच्छेद है ये आज भी क्या है, हमारे बीच में जीवित है। अब इसमें न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं हैं, ये बहुत ही आगे फिर बहुत ही डिटेल वाला पार्ट हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, हम सिर्फ इतना ही करें क्योंकि इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे की बातें वो फिर बहुत ही गहरी बातें हैं, डीपर बातें हैं, जो कि एक यूपीएससी या एचएस लेवल के एस्पायरेंट्स को जाननी होती हैं। लेकिन हमारे चैनल पर यूपीएससी और एचएस के स्टूडेंट्स तो फ़िलहाल इसे नहीं देखेंगे, सिर्फ आप ही देखेंगे जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर एग्ज़ाम को टारगेट करके सेशन बनाने का नहीं था, मैं जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था कि राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है, किन ग्राउंड्स पर लगता है, किस स्थिति में लगता है, वो सारी स्थितियाँ मैंने आपको बता दी, और कैसे उस राज्य की शक्तियाँ कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है और किन किन को शक्तियों का प्रयोग मिलता है, वो आपको मैंने साफ साफ बता दिया। तो ये था फ्रेंड्स आपके बीच में सेशन। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा और आपको ये ज़रूर पता लगा होगा कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कितनी बार ये लगा है। तो याद रखना, हमारे हिमाचल प्रदेश में इसे 2 बार लगाया गया है, एक 1977 में और दूसरा 1992 में। वर्तमान में वर्ष 2024 चल रहा है, 2024 में इसे लगाने की संभावना अभी तो फ़िलहाल हम नहीं कह सकते कि बनी हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता। हाँ, अगर स्थिति को सुधारने के लिए अगर कुछ ऐसे कदम सरकार उठाना शुरू कर दे जो गैर संवैधानिक हो, तब तो भाई इससे लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये एक ज्वलंत मुद्दा था जो मुझे लगा कि आपके बीच में हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन के बारे में ज़रूर कहिए, अगर कोई कहीं कमी रह गई या कुछ बताने में गलत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए हम सेशन को यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे से टॉपिक पर हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।